नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया अंडर कर्व। जिस प्रोसेस से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं उसका नाम हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर। तो चाहो तो लिख लो, बाकी इसका यूज़ आता वाता है नहीं, बट फिर भी कहीं अगर यूज़ आ जाए, दिख रहा हो कुछ, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं। तो लिखना द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व, the process of finding area under curve, the process of finding area under curve is called as, is known as curvature, is known as quadrature, is known as quadrature। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो एक लाइन का ही है कि ये कर्व दिया हुआ है, ये दोनों लाइंस दी हुई हैं, एक एक्स एक्सिस दिया हुआ या फिर एक्स एक्सिस की जगह कोई वाई एक्सिस आ जाए, वाई एक्सिस की जगह कोई एक और कर्व आ जाए, हो सकता है वो जो दो ऑर्डिनेट मैंने जो बताया उसकी जगह कोई दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। तो मतलब बस हम लोग बोलेंगे कि कर्व चेंज होगा और ये सारे सिचुएशंस चेंज होंगे, बाकी जो एरिया निकालने के तरीके हैं वो वैसे ही रहेंगे जो मोर और लेस हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में कवर कर रखा है। समझ में आएगा? तो चाहो तो लिखो द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू fx, ब्रैकेट लिखेंगे fx ग्रेटर देन 0, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस इज गिवन बाई। इस तरह का कि y इक्वल टू एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है और ये प्रूव भी कर रखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल से, x इक्वल टू ए और ये क्या हो गया x इक्वल टू बी और ये क्या हो गया x एक्सिस। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। तो दिस एरिया अगर हम लोग इसको a से डिनोट करें तो दिस विल बी गिवन बाई इंटीग्रल a टू b, ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है क्लास में, fx dx। ठीक है, तो तब है जब fx कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। बट अगर fx पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, समझ में आ गया? तो अगर इस तरह का कुछ केस है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि अब कोई पूछ रहा है एरिया बाउंडेड बाई, गिवन बाई के बाद ये लिख लिया हो तो आगे एक लाइन लिखना, बट इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन द गिवन इंटरवल, but if fx is positive as well as negative in the given interval as shown in the figure, then the area bounded by y equal to fx, then the area bounded by y equal to fx, the ordinates x equal to a, x equal to b, the ordinates x equal to a, x equal to b and the x axis is given by। अब अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन है, ठीक है ना, जैसा ग्राफ में दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस केस में पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि इंटीग्रल a टू b f x dx लिख लें, उस केस में वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी, वो एरिया नहीं होगा। एरिया में बताया था कि दिस मस्ट बी एंटर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो सकता है आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में बात करनी पड़ जाए। तो C1, C2 और C3 अगर हम इसके पॉइंट्स मानते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो एरिया अब दिया जाएगा दैट इज इंटीग्रल a टू C1 क्या fx dx प्लस मॉडुलस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा आपको, इंटीग्रल C1 से C2 fx dx। और अगर मॉडुलस नहीं लगाना चाहते तो आपको ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव है, तभी मॉड लगाया था। तो ऑब्वियस आती है कैसे ओपन होगा विद माइनस साइन, तो आप चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो, इंटीग्रल C1 से C2 fx dx प्लस C2 से C3 fx dx, नहीं ये क्या लिखा हुआ है, C2 से C3 fx dx, सही है ना, और प्लस मॉडुलस ऑफ क्या C3 टू B क्या fx dx। तो फिर ट्रीटमेंट जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और आपको मॉडुलस का यूज़ करना पड़ेगा या डायरेक्टली जो नेगेटिव एरियाज हैं उसको आप माइनस के साथ एंटर कराएं तो अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट एरिया।
लिख लिया, आगे बढ़े। तो जैसे क्या होगा कि आपको जो भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाएगा, कर भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। बहुत बार क्या होगा कि इट विल बी नाउ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, मतलब ये जो पार्ट है अब आगे का ये अपने ऊपर है, ठीक है, कि एक तो है कि हम एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं, बट समटाइम्स यू विल सी कि जो डायग्राम बना या जो कुछ भी बना उसमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की जगह विथ रिस्पेक्ट टू वाई एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है। मतलब समटाइम्स यू विल फाइंड कि जो भी हम ऑर्डिनेट्स मूव करा रहे हैं या कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं तो उसमें वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत बार क्या होता है कि वाई में सिंपल फंक्शन बन जाते हैं, जैसे अगर हम साइन इनवर्स और इस तरह के फंक्शंस के साथ डील करते हैं सपोज करो, तो उसका इंटीग्रेशन देखो कितना कॉस्टली है, नहीं बहुत बार तो पैसे भी नहीं रहते अपने पास नहीं, लेकिन आप उसको उल्टा कर लो, एक्स इक्वल टू साइन वाई सोचो, तो साइन वाई अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। तो बहुत बार मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई ज़्यादा आसान होता है, समझ में आ रहा है, और बोलोगे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने में सेम खर्च, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पे वाई डी एक्स इंटीग्रेट करा रहे हैं, वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स कंटिन्यूसली इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स और मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। अब इसमें वाई की रेंज, वाई का इंटरवल मूव करेगा रादर देन एक्स, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लो कि इस तरीके से है, दिस इज वाई इक्वल टू ए, दिस इज वाई इक्वल टू बी, और आपको मान लो ये एरिया निकालना है, ठीक है ना, ये वाला एरिया निकालना है, तो फिर अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वैसे ही कि एक डी वाई लेंथ लोगे, समझ में आ रहा है, और ये क्या हो गया एक्स, तो x इंटू डी वाई को इंटीग्रेट करोगे तो x किसके टर्म में चाहिए होगा, इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, नहीं अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ तो पहला यहाँ पे अब काम क्या होगा कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, यानी कि ये उन्हीं कर पे लगा पाओगे जहाँ x इन टर्म्स ऑफ y लिखना कंफर्टेबल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करते रहना यही काम फिर नहीं, तो हाल बोल रहे हैं कि अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, a टू b, और फिर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x dy, ठीक ना। टू फाइंड द एरिया, to find the area bounded by the curve x equal to gy, to find the area bounded by x equal to gy, the abscissa y equal to a and y equal to b, the abscissa y equal to a and y equal to b, and the y-axis as shown in the diagram is given by, integral a to b is given by a equals integral a to b gy dy, ठीक है सब लिए। फिर से वही सब है कि अगर वाई एक्सिस को, जैसे अभी तो हमने पूरा का पूरा कर्व इधर ले रखा है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो भी एक्स कैलकुलेट करो सब पॉजिटिव है, नहीं। फिर से अगर ये क्रॉस करके अगर इधर जाता है तो फिर से आपको तोड़ना पड़ जाएगा, नहीं समझ में आया कि इधर वाला तो पॉजिटिव होगा और उधर वाला अगर नेगेटिव है तो उसको किसके साथ एंटर कराना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ, समझ में आएगा, या मॉडुलस लेके, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि इसमें भी किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। नेक्स्ट ना एरिया, next thing area bounded between two curve, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व में कर्व की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, समझ में आएगा। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं, मान लो ऐसा है, पहले एक ऐसा केस ले लेते हैं कि दिस कर्व इज y इक्वल टू fx, दिस कर्व इज व्हाट, y इक्वल टू gx। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो अगर ये एरिया निकालना है तो किस एरिया की बात हो रही है, इस वाले की, इस शेडेड रीजन के एरिया की। तो बोले कि जो एरिया है
दिस इज इंटीग्रल ए टू बी, और मैं क्या कह रहा हूँ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, नहीं, एफ एक्स डी एक्स इसके नीचे का पूरा एरिया आएगा, और ए टू बी जी एक्स डी एक्स करोगे तो ये इसके नीचे का एरिया आएगा। तो अगर मैं इसमें ये एरिया घटा दूँ तो जो रिक्वायर्ड या शेडेड रीजन का एरिया है वही तो आएगा। यानी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट लिखना, द एरिया एनक्लोज बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स and the ordinates x equal to a and x equal to b as shown in the diagram is given by ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक तो ये सिचुएशन है, समझ में आएगा, लेकिन हमेशा सिचुएशन जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो इस तरीके से कि दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू जी एक्स, और ये लाइन है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। फिर से हम लोग को निकालना है एरिया इनक्लोज बिटवीन एफ एक्स जी एक्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए से मान लो कि c को 0 दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो क्या रहेगा एरिया का एक्सप्रेशन, आयुष गहन, हाँ। तो हम लोग ध्यान रखें कि ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ही आएगा, मतलब ये इधर काटे नहीं काटे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉमन सेंस है। अगर तुम ए टू सी वैसे का तोड़ के देखना चाहो, देखो ए टू सी में तो एफ एक्स माइनस जी एक्स बोला तुमने, सी से बी में ऊपर वाला जो एरिया आएगा वो एफ एक्स डी एक्स से आ जाएगा, और ये वाला जो एरिया आएगा वो सी से बी माइनस जी एक्स डी एक्स होगा, तभी वो कैसा एरिया देगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्लब होके तो वो एफ एक्स माइनस जी एक्स ही बन गया ना। तो यानी हम लोग बिल्कुल एक मंत्र याद रखेंगे क्या, कि ए टू बी यानी बिटवीन ऑर्डिनेट्स अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, समझ में आएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब सीधा सीधा ए टू बी अपर कर्व एफ एक्स माइनस जी एक्स। मतलब ये तो कॉमन सेंस भी है ना यार, कि एक्स एक्सिस मान लो कि यहाँ से हटके यहाँ पे घुस जाता इधर, तो एरिया बदल थोड़ी जाता, नहीं समझ में, एरिया तो वही रहता, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पे बीच में काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नीचे ले आओ ना, तुम यहाँ ले आओ, तब भी तो एरिया तुम वही लिखोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बोले कि एरिया विल बी ए टू बी, और ज़्यादा बेटर क्या बोले बार बार, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से भी वो इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, और ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इक्वल टू जी एक्स है, समझ में आएगा। और ये मान लो कि तुम्हारा x इक्वल टू ए वाला इंटरसेक्शन और ये x इक्वल टू बी। तो अगर बोल रहे हैं बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एरिया है, तब इसके लिए ये सब नहीं कि ये पॉइंट निकाले ये पॉइंट निकाले फिर ऐसे घटा घुटू कर, नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल a से लेकर b तक फिर से वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी एरिया एक्सप्रेशन अभी भी यही आएगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, समझ में आएगा। हाँ, अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मान लो कि ये वाला है तुम्हारा लाइन कुछ और ऐसे ही ये वाला, और तुम वाई एक्सिस से कर रहे हो, तो अब ये अपर माइनस लोअर की जगह क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, यही काम कर रहे हो, तो सिंपल करना है क्या, कि एब्सिसा मूव करेगा वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी, और राइट माइनस लेफ्ट, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना क्या, डी वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो दोनों कर्व को एक्स इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, वाई, मतलब राइट कर्व भी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और लेफ्ट भी एक्स इन टर्म्स ऑफ क्या, वाई, समझ में। हाँ, लेकिन कभी ऐसा हो रहा हो कि अगर बिटवीन ऑर्डिनेट्स ए से बी बोल रहे हैं और दो कर्व है एफ एक्स जी एक्स, और बीच में मान लो वो इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, तो वैसा नहीं कि सीधा वैसा, हाँ मंत्र तो वही है अभी भी, लेकिन हाँ अब ए से वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ऐसे था एफ एक्स और ऐसे जी एक्स था, तो इधर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले तो अपर कर्व कुछ और है, लोअर कर्व कुछ और है, और इसके आगे अपर और लोअर चेंज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को उसके बाद तोड़ना पड़ेगा दो पार्ट में, ठीक है ना। तो उस तरीके से एक्ट करेंगे, चाहो तो लिख लो जो भी लिखना हो, लिख लिया, आगे बढ़े, लिख लो। तो
कुछ स्टैंडर्ड एरियाज हैं कुछ कर्व के, ठीक है ना, तो उसको याद रखने से बस यही कि अपन उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखना सम स्टैंडर्ड एरियाज और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टू बी रिमेंबर्ड, सम स्टैंडर्ड एरियाज और ब्रैकेट लिख सकते हैं टू बी रिमेंबर्ड। पहला लिखेंगे इसमें एरिया बाउंडेड बाई, दो पैराबोला है, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। बताओ ठीक है मेरे ख्याल से 16ab अपॉन क्या आएगा 3। आप देख सकते हो ए पॉजिटिव लो, बी पॉजिटिव लो, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, कुछ भी करोगे एरिया वही बनेगा, ठीक है ना। जैसे आपने ए पॉजिटिव लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे कटेगा, और बी पॉजिटिव लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by ऐसे कटेगा। समझ में आएगा? बहुत ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है कि हम लोग बोलेंगे कि अगर बी तुमने उल्टा कर दिया, नेगेटिव कर दिया तो ये ऐसे कटेगा, तो एरिया तो सेम ही बनाएगा ना। या तुमने इसको इधर पलट दिया तब भी वो चीज़ वही नहीं आएगी। समझ में आएगा? तो हार्डली मैटर्स कि ए और बी के साइंस क्या हैं, एरिया वही आएगा। ये पॉइंट निकालना पड़ जाएगा। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by कह रहे हैं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4b रखोगे यहाँ, तो एक्स की पावर 4/16b स्क्वायर आएगा, तो एक्स क्यूब आएगा ना एक्स कटने के बाद, तो एक तो एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू मुझे तो लग रहा है कि 64 ना, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 ए की पावर 1/3 और बी की पावर ऐसे ही आएगा ना, और वाई जैसे इसका उल्टा हो जाएगा 4 ए की पावर 2/3 और बी की पावर 1/3 ऐसा ही होएगा। खैर मतलब नहीं है। बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि एरिया निकालना है, तो इंटीग्रल 0 से दिस लिमिट 4, ठीक है ना। अपर कर मतलब ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेकिन आपको y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है, तो 2√a√x माइनस यहाँ से अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, और पूरी ईमानदारी से कैलकुलेट करना, अपने आप क्या आएगा 16ab अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट लेना सेकेंड पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाई, सेकेंड पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। करो y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx, तो फिर से भैया ये पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो कुछ भी हो ये कटेगा उतना ही, और y इक्वल टू mx अगर अपन लेते हैं, समझ में आ गया, तो इस तरीके से मान सकते हो। फिर से जैसे आपने x को यहाँ पे क्या रखा y/m, या सॉरी उल्टा रखते हैं ना, y इक्वल टू mx रखोगे तो ये पॉइंट x आ जाएगा कितना 4a अपॉन m स्क्वायर। समझ में आएगा? y कोऑर्डिनेट निकालने की इच्छा हो देख लेना। बाकी हम लोग बोले कि 0 से अपर कर, फिर से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला है तो 2√a और माइनस मेरे ख्याल से तो क्या हो जाएगा mx dx। फिर से आप कायदे से इंटीग्रेट कर लीजिएगा 8a² अपॉन 3m क्यूब। और भी दो हैं तो फिर अपन अगली क्लास में देख लेते हैं। कहाँ तक हो गया था? AUC चल रहा था ना, तो आ गया था शायद 8a² अपॉन 3m क्यूब, नहीं थर्ड पॉइंट है। जैसे सर्कल का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का हम लोग कितना बोलते हैं पाई स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे ही अगर कोई एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका एरिया क्या बोलते हैं पाई ए बी। तो जो एरिया बाउंडेड है एलिप्स के द्वारा, ये वाला पूरा
दिस एरिया इज पाई ए बी, इसको प्रूव करके देख लो, लिखना थर्ड पॉइंट, द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, the area bounded by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is given by, लिखा हुआ है कैपिटल A इक्वल्स पाई ए बी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल दिख रहा है नहीं, तो इसमें एक पार्ट का एरिया निकाल के काम चला सकते हैं, 4 गुना कर देंगे नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एरिया निकालना हम लोग को पता है कि दिस इज वाई इंटू कितना हो जाएगा dx, और इसका इंटीग्रल यहाँ से लेकर ये पॉइंट कैसे निकलेगा, वाई को आप 0 कर लो, तो वाई को 0 कर लोगे तो ये पॉइंट a,0 निकल जाएगा, ये माइनस a,0 निकल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया है दिस विल बी 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a, तो y निकालना पड़ेगा इंटू dx करना पड़ेगा, तो y यहाँ से कितना आएगा आपके पास, इसको इधर भेजना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो 4b अपॉन a और इंटू आएगा रूट ओवर a स्क्वायर और क्या आएगा dx। अब ये लविंग इंटीग्रेंड है वैसे तो नहीं, तो मेरे ख्याल से जीवेश सुना देगा, बताओ बेटा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो हम लोग एक तो वही है कि डायरेक्टली हम लोग उसको x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके कर सकते हैं। बाकी और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि x को a साइन थीटा भी रख सकते हो, नहीं तो x को a साइन थीटा रखोगे तो उससे भी हो जाएगा। बाकी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये सर्कल लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया, ये जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस पार्ट को हटा दो, तो ये क्या लिखा हुआ है सर्कल, क्योंकि आप रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर y मान रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, तो व्हाट इज दिस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर आप इसको y मानते हो तो वाई स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया, तो वो तो कंप्लीट सर्कल बनेगा, बट स्क्वायर रूट है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन रहेगा। इसमें भी ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा है, 0 से a, मतलब ये, तो यानी कि तो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, क्वाड्रेंट का एरिया पाई स्क्वायर बाई 4, तो जब आप पाई स्क्वायर बाई 4 लगाओगे तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 4b बाई a इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, तो 4 गया एक a गया एंड दिस विल गिव यू व्हाट पाई ए बी। तो ऐसे जनरली एरिया में क्या है कि इंटीग्रेशन कम से कम यूज़ करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम आपका बचेगा। और बोलोगे कम से कम कितना, तो ऑब्वियस आता है कि सर्कल है नहीं, एलिप्स है, इस तरह का अगर कुछ सिमेट्रिक पार्ट आ रहा है समझ में आ गया, हाँ अब सर्कल में भी आया कि नहीं भाई यहाँ से यहाँ तक करना है, तो फिर उसमें भी आपको इंटीग्रेशन पे तो जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अपन देखें कि वो किस तरीके का एरिया निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो इस तरह के केसेस में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बाई जो हम लोग नॉलेज है एरिया का नॉर्मली निकालने का, ठीक है ना, उसका यूज़ करें तो बेटर रहेगा, समझ में आएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट एक पैराबोला के लिए भी देख रहे हैं ऐसा ही कुछ एक्टिविटी कि वी आर टेकिंग द सिंपलेस्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप, ठीक है ना। आप वैसे ये प्रॉपर्टी जो पैराबोला की भी बोल रहे हैं ये किसी में भी लगा सकते हो, मतलब किसी में, मतलब पैराबोला में, समझ में आएगा। तो जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अपन को जाना पहचाना कर्व है, ठीक है ना। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो पैराबोला है और मान लो कि इसको बोलते हैं एक्सिस, जैसे हम लोग को याद हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी देखते थे, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है बोल दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे y इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो पैराबोला का कोई ना कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, उसके कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ले लो, टेक एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। तो अगर मैंने ऐसे कोई एक लाइन ले ली, समझ में आएगा, तो अगर कोई बोलता है क्या कि व्हाट इज दिस एरिया, नहीं समझ में आया, व्हाट इज दिस एरिया, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो लाइन थी और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था पैराबोला के साथ, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर इसको हम टेंजेंट ऑफ जो भी है एट द वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करें तो एक रेक्टेंगल बनेगा, समझ में आया क्या। क्या हम लोग बोले पैराबोला उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या है लाइन बनाई, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, उन दोनों से टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे क्या ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, तो यू विल गेट अ रेक्टेंगल, समझ में आया क्या। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है शेडेड, दिस शेडेड एरिया इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब हम लोग को इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या हम लोग को सिंपली देखना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अगर समझ में आ गया ये तो सिमेट्रिकल आ ही जाएगा आपका, नहीं तो हम लोग इसके हिसाब से ही हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये एरिया रेक्टेंगल का निकल जाएगा, उसका सिंपली क्या करना पड़ेगा 2/3, मतलब वो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है
उससे हम बच जाएंगे। समझ में आएगा? तो जैसे हम इस लाइन को फॉर द टाइमिंग एस्टेब्लिश करने के लिए x इक्वल टू एल ले लेते हैं। क्या ले लिया? x इक्वल टू एल। और पैराबोला तो यही है। अगर इस एरिया को देखोगे तो ये एरिया क्या होगा शेडेड रीजन का? 2 टाइम्स 0 से l, नहीं क्या होगा? 2 टाइम्स 0 से l। और y इक्वल टू निकालोगे तो 2 रूट a रूट x dx, और यहाँ देख सकते हो 4 रूट a, और ये x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब क्या होगा? 2/3। और x की पावर 3/2 रखोगे तो कितना आएगा? l की पावर यही आएगा ना सर। तो अब आप देखोगे अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं हम लोग, समझ में आएगा? तो अगर ये पॉइंट l है तो इसका y कोऑर्डिनेट देख लो एक बार, क्या आएगा? हाँ, √4al मतलब 2 रूट a रूट l, ऐसा ही कुछ ना। तो अपन क्या बोले इसका एरिया? l, और ये वाला हो जाएगा 4 रूट al, नहीं तो मैं ये क्या हो जाएगा? 4 रूट al। तो व्हाट इज द एरिया? l इंटू 4 रूट a इंटू रूट l। समझ में आ रहा है क्या? इसको देखना आप, 4 रूट a और वो दिख रहा है l की पावर 3/2 हो गया, नहीं तो 4 रूट a और l की पावर 3/2 सेम आ गया, और ये बचा क्या? 2/3। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना सिंपली कि इसका 2/3 जो है, और ये रेक्टेंगल का एरिया है, इसका जो 2/3 है वही ये एरिया ऑफ क्या है? शेडेड रीजन। हम इस तरह की चीज़ें अगर लगाएंगे तो इंटीग्रेशन बहुत बार पैराबोला के केस में बच जाएंगे। जैसे हम लोगों ने 16ab/3 लगाया था, याद करो, तो ऐसा था, ये पॉइंट निकाला था, शायद कितना आया था? 2 था ना शायद, या 4 a की पावर क्या था? 1/3, b की पावर 2/3, ऐसा ही था ना। और क्या था? 4 a की पावर 2/3, b की पावर 1/3, सही है क्या? तो ये हम लोग के पास ये पॉइंट ऑफ क्या आया था? इंटरसेक्शन। अब यहाँ से जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, इसका एरिया तो क्लियर है सबको? कितना? 16ab, हाफ तो आएगा नहीं है ना, 16ab, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 16ab। अब अगर हम लोग इस पैराबोला को ध्यान से देखें, नहीं ये पहला पैराबोला दिख रहा है, तो अगर ये एरिया अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये इसका क्या होगा? 2/3 पक्का। तो अगर इसका 2/3 हो गया, समझ में आ रहा है क्या? इस टोटल एरिया को मैंने कैपिटल ए माना है, ठीक है? तो ये वाला एरिया का 2/3 हो गया, तो ये एरिया क्या हो गया? a/3 हो गया। अब अगर ये वाला पैराबोला देखो, इसके लिए भी परपेंडिकुलर लाइन हो गया, नहीं तो फिर से ये वाला रेक्टेंगल का ये वाला एरिया क्या हो गया? 2/3, तो ये क्या हो गया? a/3। तो ये जो बच गया एरिया ये भी क्या हो जाएगा? a/3। तो डायरेक्टली हम लोग बिना इंटीग्रेशन के भी बोल सकते हैं, अगर ये रिजल्ट पता है तो 16ab अपॉन क्या हो जाएगा? 3। तो उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस में हम टाइम बचा सकते हैं। लिख लेना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये डायग्राम पहले ऊपर बना लेना। इक्वल्स 2/3 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है। 11th में हम लोगों ने एक बात ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में बोला हुआ था, ठीक है ना, कि जब हम शिफ्टिंग ऑफ क्या देख रहे थे? ओरिजिन, तो वहाँ भी बोला था कि जो एरिया है दैट इज इनवेरिएंट एंड विल नॉट चेंज अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। यानी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम लोग बोल रहे हैं कि एरिया का चेंज का कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्लास में भी शायद ऐसा कुछ बोला ही था, नहीं? तो एक लाइन नोट करके लिखना, एरिया इज इनवेरिएंट, area is invariant under the translation of coordinate axis, under the translation of coordinate axis। और ब्रैकेट में लिख सकते हो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। लिखना, कुछ सिंपल से सवाल कर रहे हैं एरिया में। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू ln x, find the area bounded by y equal to ln x, x axis, and the ordinates x equal to e and x equal to 1 upon e, ln x, x axis, and the ordinates x equal to e and x equal to 1 upon e। आगे सबका आगे बढ़े फिर।
नेक्स्ट लिखिएगा 2 - 2/e, क्योंकि ऑब्वियस आता है y इक्वल टू ln x अगर आप प्लॉट करते हो तो आपको दिख जाएगा कि 1/e से 1 तक नहीं नेगेटिव रहेगा, तो ये 1/e हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका e। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पहले 1/e से 1 और किसको इंटीग्रेट करें -ln, क्योंकि एरिया विल बी कंसिडर्ड व्हाट पॉजिटिव, प्लस 1 से e क्या ln x dx। तो इसको सही से इवैल्यूएट करोगे तो वही आएगा 2 - 2/e। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया bounded by the curve find the area bounded by the curve x equal to 2y minus y square and y axis। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये जैसे कर्व है x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी ऐसे एक तरीके से तो देखोगे तो ये पैराबोला दिखेगा आपको, ठीक है ना। और x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर में ये नेगेटिव है, तो जैसे ये दिख रहा होगा आपको कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा जब a पॉजिटिव होता है और a नेगेटिव तो ऐसा, तो अब x और y रोल इंटरचेंज कर रहा है, तो ये ऐसे वाला पैराबोला हो जाएगा। और ये 0 और 2 से पास करेगा, मतलब कुल मिला के ऐसे, नहीं समझ में आया। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या कि अगर अपन को ये एरिया बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो इसका 2/3 नहीं, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,2 नहीं, और ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो या 1, मेरे ख्याल से 1 ऐसे ही आएगा ना शायद, -1, हाँ वही -b। तो इस वाले का एरिया का निकालोगे दिस इज 1 × 2, तो ये टोटल 2 आ गया, और उसका ये कितना अपन को चाहिए 2/3, तो दैट इज गोइंग टू बी वर्ड सिंपली 4/3, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area enclosed between y equal to sin x, find the area enclosed between y equal to sin x comma y equal to cos x and y axis in the first quadrant, find the area enclosed between y equal to sin x, y equal to cos x and y axis in the first quadrant। तो साफ साफ बोल रहा है, बाउंड्रीज क्लियरली बता रखा है कि एक तो y इक्वल टू साइन एक्स होना चाहिए, एक y इक्वल टू कॉस एक्स होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए y एक्स है। तो होपफुली यही वाला एरिया की बात कर रहा होगा शायद, नहीं। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शायद बच्चे को पता है कितना है, 5। अब आप देख सकते हो कि इस ऑर्डिनेट से इस ऑर्डिनेट तक एरिया निकालना है आपको, नहीं। और हम लोग को ये दोनों कर्व के बीच का इनक्लोज एरिया निकालना है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी सिंपली हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0 से π/4 cos x माइनस साइन एक्स dx। तो मेरे ख्याल से दोनों इंटीग्रेशन शायद पॉसिबल है, नहीं तो ये कितना आएगा आपका √2 - 1। कंप्यूट द एरिया इनक्लोज्ड compute the area enclosed between y equal to sec inverse x, y equal to cosec inverse x and the line x minus 1 equal to 0। y equal to sec inverse x, cosec inverse x सबका पता है कि 1 के आगे और ऐसा रहता है। सेक इनवर्स एक्स तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये वाला हम लोग बोल सकते हैं कि 1 पे जैसे सेक इनवर्स 1 देखोगे तो ये शायद 0 से ही चालू होगा, पर ये -1 पे। और कॉसेक इनवर्स एक्स का देखोगे तो 1 पे शायद ये π/2 से चालू होगा, ये कॉसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। और -1 पे -π/2 से ऐसा।
तो एरिया बाउंडेड बाई दीज टू कर्व एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये लाइन आएगी। तो ये तीनों बाउंड्री वाला तो ये है, और इसी का क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया। तो अगर हम एरिया को अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, √2। तो एक तो सिंपली है कि 1 से √2 कर लें, अपर कर्व कौन सा हो गया, cosec इनवर्स x और माइनस sec इनवर्स x। cosec इनवर्स x को भी लिख सकते हैं आप π/2 माइनस sec इनवर्स x, तो दैट विल बिकम π/2 माइनस sec इनवर्स x और 2 sec इनवर्स x। तो फिर उसके बाद वो कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सोच सकते हो, दूसरा कॉमन सेंस अगर है तो y के रेस्पेक्ट में देख लो। y के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इस वाले एरिया का डबल होगा, नहीं ये वाला जो शेडेड एरिया है, इधर वाला क्या होगा, सेम, लाइन ऑफ सिमेट्री है। √2 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, π/4। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो है, नहीं ये कौन सा कर्व है, सेक इनवर्स, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से π/4, अब y के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो कितना लिखोगे, सेकेंड y, और माइनस हम लोग देख सकते हैं क्या कि इस रेक्टेंगल का एरिया, तो दैट इज गोइंग टू बी π/4, नहीं दैट इज गोइंग टू बी π/4, और इसका क्या होगा टोटल का ट्वाइस। नहीं समझ, ये जो शेडेड रीजन है ये निकाल लिया, और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि इसका y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकाल लिया, और माइनस ये वाला एरिया कर लिया, 1 इंटू कितना π/4, और उसका क्या कर दिया, डबल। अब सेकेंड y का इंटीग्रेशन, नहीं ये तो आता होगा, हाँ ln सेकेंड y प्लस tan y। अब π/4 रखोगे और 0 रखोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से वही आ जाएगा ln √2 प्लस 1, और उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो आपको हमेशा जज भी करना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में एरिया निकालें, कहाँ सिमेट्री है, ताकि कम से कम कैलकुलेशन में हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताएं। लिख लिया, लिख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई y equal to 9 minus x square and the coordinate axis. Find the area enclosed by y equal to 9 minus x square and the coordinate axis. Area enclosed by बोल रहा है curve and the coordinate axis. तो ये कर्व है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो अगर आप एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द बोल रहे हो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो या तो ये वाला पोर्शन होगा या फिर ये, दोनों में से दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। अगर दोनों ले लिया तो दैट इज एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात अगर अपन को सोचनी है तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कर्व तीनों आने चाहिए। तो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कर्व, तो किसी एक पार्ट का एरिया ही विल बी द आंसर, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है कि हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये पॉइंट कैसा हो गया, 0,9, और ये क्या हो गया 3,0। तो मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 9 कितना हो जाएगा, 54, ये है ना। और उसका 2/3 कर लो, और उसका भी आधा करना होगा शायद, यही आएगा ना शायद। तो मेरे ख्याल से 1/3 कर लो 54 का, तो दैट इज गोइंग टू बी 80। तो द आंसर विल बी 80। कर्व्स y equal to sin x and y equal to cos x, curves y equal to sin x and y equal to cos x intersect each other, curves y equal to sin x and y equal to cos x intersect each other at infinite number of points, intersect each other at infinite number of points, चीटिंग कर रहा है, enclosing regions of equal areas, intersect at each other at infinite number of points, enclosing regions of equal areas, compute the area of one such equal region. Compute the area of one such equal region. क्या तो बिल्कुल सही कह रहा है कि sin x और cos x का जो ग्राफ है वो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। बहुत बढ़िया लगा ऐसे कुछ। एंड दिस इज इनक्लोजिंग एरिया ऑफ इक्वल रीजन्स लाइक दिस, नहीं
तो इसमें से किसी एक का हम लोग को बोल रहा है क्या कि एरिया फाइंड आउट कर लो। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये पॉइंट हो गया 5/4 और ये क्या हो गया 5/4। तो एक तो सिंपली है कि हम लोग इंटीग्रल कर लें क्या 5/4 से 5/4, मतलब ये कर लो सिंपल। और क्या अपर कर्व और क्या sin x माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यही है ना शायद। और बाकी अगर अपन ऐसे देखें कि अगर अभी वाला, वैसे तो ये याद रहता नहीं है बट फिर भी ठीक है, अगर इसका √2 - 1 अगर अपन को ध्यान है तो ये जो एरिया है ये 2, सॉरी कितना 2 ही होता है ना, नहीं लूप का एरिया 2 होता है, ये कितना हो गया 1। तो 1 में से ये घटाओगे तो ये वाला एरिया कितना होगा 2 माइनस √2, सही है ना भाई। और ये पूरा एरिया लूप का 2 और ये वाला हटा दो, नहीं तो ये वाला अगर हटाओगे मतलब 2 माइनस √2, तो ये वाला एरिया किसका बच जाएगा √2। तो अगर ये वाला एरिया √2 है तो ये नीचे वाला भी एरिया कितना है √2, तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं क्या 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4x, find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4x and a normal drawn to it, find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4x and a normal drawn to it with gradient -1 and a normal drawn to it with gradient -1। नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है क्या -1, तो नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट इंटरसेक्शन देख लेना बाकी खत्म, नहीं, हालांकि ये जो नॉर्मल होगा ये नीचे भी काटेगा। और अगर इसका स्लोप -1 है तो पहले तो dy/dx निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो जब इसका आप dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और अगर नॉर्मल का स्लोप -1 है तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया 1। तो 1 जैसे ही रखोगे तो y की वैल्यू मेरे ख्याल से तो क्या आएगी 2। अगर y 2 आ रहा है तो x 1, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो या तो चाहो तो आप पहले नॉर्मल लिख लो, नहीं तो नॉर्मल का स्लोप -1 और इससे पास कर रहा है तो x + y = 3, तो x + y = 3 ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो y = 3 - x रख दो तो मेरे ख्याल से ये कितना बन जाएगा शायद, या जो भी x को रख लो 3 - y तो कितना आएगा y² -4y और प्लस क्या हो जाएगा 12, यही होगा ना शायद, +4y होगा ना। y को हमने कितना रखा है इसमें, x को कितना रखा अपन ने 3 - y, तो ये शायद प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस। तो y की एक वैल्यू 2 है और -6 हो जाएगी शायद, और ये शायद 9 होगा, नहीं 10 का क्या आ गया -6। आप कोई बोले x के रेस्पेक्ट में करो तो बेकार है, मतलब टाइम लगेगा। ज़्यादा बढ़िया क्या है y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में कहाँ से चालू करोगे, -6 से कहाँ तक 2 तक, और राइट कर मतलब ये x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो कितना आएगा 3 - y, और माइनस क्या होएगा लेफ्ट कर, तो x को इन टर्म्स ऑफ y, समझ में आ रहा है क्या। तो अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है एरिया। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 8 का क्यूब कितना होता होगा 512, नहीं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 128, और एक 2 से और काट लो तो दिस विल कम आउट 64/3, नहीं। तो अगर हम लोग कोई पैराबोला है इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है मान लो, और ये पैराबोला है आपका ax² + bx + c जिसके रूट्स क्या है अल्फा। लिख लिया तो कुछ और क्वेश्चंस लिख लो, ट्राई करना घर पे। अच्छा एक और पहले भी यहाँ ट्राई कर लेते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई न्यू दैट। तो ये कम से कम 4 से 6 नंबर का आएगा, और जिसको फेल होना पसंद हो तो वो कोऑर्डिनेट ऐसे कर लो। नहीं, 2D ज्योमेट्री 11th होता है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 4, 5, 2, 1 and 6, 3। तो CBSE या जो भी ये बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई बिहार बोर्ड हो या इस तरह से बोर्ड से हो तो बोलो कि सर उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले समझना है कि ये वो डिटर्मिनेंट से ठीक है, एरिया अगर निकालते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बस मतलब ये है कि आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और फाइनली तो वही लिखना पड़ेगा, नहीं अगर उसमें गलत कर दिया तो फिर अलग बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी पोटेंशियल तो रहता ही अपने पास। अच्छा, बाकी हम लोग फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये इसका एरिया फिर आपको वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व टाइप से निकालना पड़ेगा, मतलब आपको हर एक लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। अगर उसमें गलत कर लो तो अच्छा है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 से 4, एंड दैट विल बी अपर कर्व, मतलब ये वाली लाइन और माइनस क्या आएगी, ये वाली लाइन, और उसको पूरा इंटीग्रेट करके दिखाना है। अब इसमें नहीं कि सर मेरे को तो ट्रायंगल दिख रहा था तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो वो भी लगा देगा कुछ ना कुछ जीरो देने के लिए। तो इसके बाद फिर 4 से कहाँ तक जाएगा, 6, फिर से अपर कर और माइनस क्या, लोअर कर। तो कायदे से आपको पूरा इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि फाइनली आंसर आप लिख दो डिटरमिनेंट वाला, नहीं लेकिन बीच में पूरा माहौल बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर उसने गलती से चेक कर लिया तो अलग बात है। तो करके देख लेना इसको भी, ठीक है ना। बाकी बोल दिया है मैंने, और कुछ क्वेश्चंस और लिख लो ना, लिखना फाइंड द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the region, find the area of the region in the first quadrant, find the area of the region in the first quadrant bounded on the left, find the area of the region in the first quadrant bounded on the left by the y-axis, bounded on the left by the y-axis, below by the line, bounded on the left by the y-axis, below by the line y equal to x by 4, below by the line y equal to x by 4, comma above left by the curve, above left by the curve, comma above left by the curve y equal to 1 plus root x, above left by the curve y equal to 1 plus root x, and above right by the curve, and above right by the curve y equal to 2 upon root x, and above right by the curve y equal to 2 upon root x. हेलो, अभी जो सवाल था इसको देख लेते हैं और आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। इंग्लिश थोड़ी इसकी ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, मतलब एक ऐसे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, और दैट टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जिसको बाउंड कर रहा है लेफ्ट से कौन, वाई एक्सेस, मतलब दिस वाई एक्सेस इज बाउंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ये जो वाई एक्सेस है ये इसको बाइंड कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट। फिर बोल रहा है कि ऑन द लेफ्ट बिलो बाई द लाइन वाई इक्वल टू एक्स बाई 4, तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो नीचे से कौन इसको बाउंड कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को, वाई इक्वल टू एक्स बाई 4, तो ये हो गया एक। तो above left by the curve y equal to 1 plus root x, तो 1 plus root x से भी तो नहीं होगा, ऊपर वाला एरिया रूट एक्स का कर्व ऐसे आता है इधर से, और 1 plus root x कीजिएगा तो ऐसा करके जाएगा, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है कि above left by this, लेफ्ट से ये कर रहा है ऊपर से, और राइट बाई y equal to 2 upon root x, तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 upon root x। समझ में आ रही बात। तो मान लो कि ऊपर से उस एरिया को लेफ्ट से तो ये वाला कर्व y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स बाउंड कर रहे हैं, राइट से y इक्वल टू 2 अपॉन रूट एक्स कर रहे हैं,
लेफ्ट से ये वाला कर रहा है और राइट से ये वाला कर रहा है, तो किस एरिया की बात हो रही है जिसको मैं अभी शेड करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये वाले एरिया की बात हो रही है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों ही तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। पहले तो ये पॉइंट निकाल लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आ रहा है, शायद ये पॉइंट देख लो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है x को 4 और y को 1, तो ये शायद 4,1 आ रहा है। तो यानी कि ये बिल्कुल सेम लेवल पे आ रहा है, ये 0,1 है और ये 4,1 है, तो ये बिल्कुल सेम लेवल पे आ रहा है। तो भाई साहब ये एरिया तो ट्राइंगल का एरिया हो गया, तो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इनटू बेस, तो बेस तो ये हो गया 1 और ये हाइट मान लो तो 4, एक तो ये हो जाएगा प्लस, और मैं इसको y के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो y के रेस्पेक्ट में कैसे बतलाया था मैंने कि अपर लोअर एब्सिसा टू अपर एब्सिसा, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 2, और राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। लेकिन राइट कर्व में भी हमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, मतलब इससे क्या आएगा, x इक्वल टू 4/y² और माइनस लेफ्ट कर्व y इक्वल टू 1 + √x, तो x क्या आएगा, y - 1 का होल, शायद ऐसा कुछ आएगा। x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, और आप चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल लीजिएगा। तो यही कुल मिला के आएगा एरिया, देख लीजिए आप इसको काउंट करके। 4/y² का हो गया -4/y, और -y - 1 का ³ 3, 1 से 2, तो मुझे लग रहा है कि 2 रखिएगा, इधर रख लेता हूँ, 2 रखिएगा तो -2 और माइनस कितना 1/3, ओके, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +4, तो 4 - 2 = 2, 2 - 1/3 इज़ 5/3, शायद पता नहीं 11/3 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो फिर अगला लेक्चर एरिया का बाद में अपन देखेंगे। होमवर्क में आप एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 11। तो अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट चल रही है, बाकी आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर पाएँ चीज़ों को बेटर रहेगा। हालांकि आगे चल के रिवीजन वगैरह भी करेंगे, तो इसलिए इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम एज ए चैलेंज उसको कंप्लीट करते रहिए।